नमस्कार दोस्तों, स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, हिस्ट्री क्लास 6 का ये SCERT जो कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद की जो बुक है चलती है, जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए चाहे यूपी टेट हो, कहीं ना कहीं ये PCS मेंस के लिए भी काम आएगा आपका, जो कि हिस्ट्री जिसने ऑप्शनल लिया हो। यूपी टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सुपर टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यूपी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, या कह सकते हैं कि जिस टॉपिक में नदी घाटी की सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता है, उसमें सब में ये कारगर है। तो आइए शुरू करते हैं। और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। आज कुछ लोग जो गांव में रहते हैं, कुछ तो नगरों में शहरों में रहते हैं। दोनों ही जगह के रहन सहन में कुछ न कुछ समानताएं भी पाई जाती है, कुछ न कुछ डिफरेंस भी पाए जाते हैं। क्या आपको पता है कि आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भी भारत में नगर थे? और आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि इन प्राचीन नगरों का निर्माण लगभग आजकल की सुनियोजित नगर निर्माण योजना की तरह होता था। ऐसा उस समय के अवशेष बताते हैं, जब खुदाई हुई तब। दोस्तों, हम आपको बीच बीच में ये भी बताएंगे कि कौन सा लाइन इसमें इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके एग्ज़ाम में वो फंसना तय है, यानी कि आना तय है। तो मेरा मेन मकसद यही है। आपको बुक तो अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वो क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन सकता है कि विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास कहाँ पे हुआ? तो नदियों के किनारे हुआ। नदियों के किनारे क्यों हुआ? ताकि उनको जो है पानी पीने में सुविधा हो, खेती के लिए अधिक अन्न उपजाया जा सके, इन सब तमाम बातों के कारण। एक तरीके से कह सकते हैं कि नदियों के किनारे ही लगभग सभी जानवर पानी पीने आते थे। तो कह सकते हैं कि शिकार करने में भी उनको आसानी रहती थी, एक तरीके से भी कह सकते हो। तो कुछ भी कह सकते हो, लेकिन कह सकते हैं कि प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास कहाँ हुआ? तो नदियों के किनारे हुआ। नदी के किनारे होने के कारण खेती के लिए पानी की उपलब्धता हमने बताया अभी, अन्न उपजाने में मदद किया। अधिक अन्न उपजाने के कारण व्यापार को बढ़ावा मिला। जब तुम्हारे खाने से ज़्यादा हो जाएगा अनाज, तो क्या हो जाएगा? व्यापार भी कर सकते हो। व्यापार करोगे तो नगरों का विकास जाहिर सी बात होगा। व्यापार के लिए जल मार्ग उस समय ज़्यादा उपलब्ध था, यानी कि सुलभ था। साथ ही नदी मार्ग से व्यापार सस्ता होता था, आसान था और सुरक्षित था। नगरीय जीवन में अब कृषि की अपेक्षा अन्य काम धंधों को भी अधिक महत्व मिला। इन काम धंधों के विकास के लिए प्राकृतिक कच्चे माल की उपलब्धता तथा उससे निर्मित वस्तुओं ने नगरीय जीवन को और उन्नत बनाया। फलस्वरूप विश्व में पहली बार अलग अलग नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ, जिसमें सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई हड़प्पा सभ्यता। हम विश्व में जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, कहाँ पे, किस नदी के किनारे, इस चैप्टर में हम सब कुछ जानेंगे। यह हड़प्पा सभ्यता की ही बात नहीं हो रही है। उनकी लिपि कैसी थी, चित्रात्मक थी, कैसी थी, हम सारी चीज़ जानेंगे। लेकिन तो वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहेंगे तभी तो सीखेंगे। तो पहले आइए हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता। उन्नीस सौ 21 की बात है, बहुत ही हाल ही की बात है, जब भारत में अंग्रेजों का राज तो था, ये आप लोग जानते ही हैं। पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। इस स्थल से प्राप्त अवशेषों के अध्ययन से पुरातत्वविदों को ज्ञात हुआ कि यह एक नगरीय सभ्यता के अवशेष हैं। इसी प्रकार सिंध प्रांत में एक और गांव मिला, जिसको मोहनजोदड़ो कहते हैं। मोहनजोदड़ो का क्या मतलब है? ये लाइन इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। ये लाइन इंपॉर्टेंट है।
यहाँ से भी नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा नामक स्थल से इस सभ्यता के अवशेष सबसे पहले मिले थे, इसीलिए इसे क्या कहा गया, हड़प्पा सभ्यता। पुरातत्वविदों ने इन स्थलों की विस्तृत खुदाई की। जब उन्हें कुछ ऐसा लगा कि कुछ बड़ा चीज है, तो उन्होंने बड़े पैमाने पर इसकी खुदाई करवाया, तो पूरा का पूरा शहर ही निकल आई है। और बहुत ही कह सकते हैं कि सुनियोजित था, बहुत ही अच्छे तरीके से वेल डेवलप्ड लोग रहते थे। मतलब उनकी आर्किटेक्चर जो है बहुत ज़बरदस्त था। धीरे धीरे और आगे खुदाई किया तो कई जगहों पर खुदाई की गई, तो पता चला कि उसमें एक नहीं, दो नहीं, कई नगर विकसित थे। अब ये नगर कहाँ थे? सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटी में बसे हुए थे। अब ये लाइन जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको लुसेंट में या कह सकते हो और भी कहीं पे यही चीज़ कटा पिटा हुआ मिलेगा, वो लोग यही उठा करके छाप देते हैं। तो कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में है और कुछ भारत में है, हड़प्पा सभ्यता के। रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में है। कालीबंगा राजस्थान में है। लोथल गुजरात में है। दायमाबाद महाराष्ट्र में है। इस सभ्यता के प्रमुख पुरास्थल हैं। अब इसमें ऐसे करके देख लिया कौन पूर्वी था, कौन पश्चिमी था, कौन कहाँ था, तो सबका अलग अलग है। दायमाबाद महाराष्ट्र यहाँ जाएगा। पूर्वी में सुतकांगेडोर था, आलमगीरपुर था, सॉरी, उत्तर प्रदेश का था। और ये पश्चिम में आपका लोथल गुजरात हो जाएगा। ये यहाँ पे ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर वाला एरिया। जम्मू कश्मीर से भी एक मिला है और इसमें दिया नहीं गया है। तो ऐसे करके पूछ लेता है। तो पूर्वी स्थल कहाँ पे था, इसमें नहीं दिया गया है। पूर्वी स्थल था मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, नगरों की विशेषताएं क्या थी? नगरों की जो विशेषताएं थी वो आइए इसमें देखते हैं क्या क्या उसमें खूबियां थी। हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। हमने बताया पहले ही, वेल डेवलप्ड थे। सड़कें चौड़ी थी, छोटी छोटी सड़कें गलियों से जुड़ी हुई थी। सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर थीं तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी, जैसे नहीं ये चौराहा टाइप का जिसे कहते हो, पहले से ही डेवलप थी, इस युग की नहीं है। सड़कों के किनारे पक्की नालियां थीं। हर घर की नाली बड़े नालों से मिल जाती थी, ये भी अच्छी बात है। हर नाली में हल्की सी ढाल होती ताकि पानी आसानी से बह सके। इससे ये भी पता चलता है कि उस समय के लोग सफाई और स्वच्छता के प्रति कितना जागरूक थे। आपको इस चित्र में दिखाया गया है, देख रहे होंगे आप, नालियां साफ करते लोग जैसे आजकल साफ करते हैं। तो ये पहले से ही ऐसा था। भवन निर्माण कैसे होता था देखिए। उत्खनन में कई तरह की बड़ी बड़ी इमारतें मिली हैं। कैसी मिली हैं? आयताकार। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कैसी मिली है? आयताकार थी। कई दो मंजिला घर भी थे, कुछ तो छोटे छोटे घर थे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में अन्य स्थलों की खुदाई से पता चलता है कि हड़प्पाकालीन भवनों का निर्माण एक सुनियोजित योजना के अंतर्गत किया गया था। प्रत्येक घर के बीच में एक आंगन होता था। आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए थे। प्रत्येक घर में रसोई घर, शौचालय, स्नान घर का उचित प्रबंध था। दो मंजिला ऊपर जाने के लिए क्या सीढ़ी बनी हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का
काल क्या था, समय क्या था? 2500 BC से, यानी कि 2500 ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व तक। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। हड़प्पा सभ्यता। एक चित्र दिया गया है, थोड़ा मैं इसको स्क्रॉल करके ऊपर कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कितनी ऊंची दीवारें थी। दीवारें पक्की ईंटों की बनी हुई थी। इससे पता चलता है उस समय ईंट जो है पकाने की भट्टियां रही होंगी। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की खुदाई में पक्के घरों के अलावा बड़े बड़े गोदाम मिले हैं। अब गोदाम मिलने का यही कारण है कि वहाँ पे अनाज इकट्ठा किया जाता रहा होगा। घरों में गोदामों के अलावा मोहनजोदड़ो में बड़ा पक्का सा स्नानागार मिला है। इसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे, नहाने के लिए स्नानागार। ऐसा क्यों लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर बहुत सोच विचार कर बनाए गए होंगे? शहर के लोगों के बड़े गोदामों में अनाज भरकर रखने की ज़रूरत क्यों पड़ी होगी? इसलिए ताकि भविष्य में उसकी ज़रूरत पड़े तो हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकें। ये सब पहले के लोगों में ऐसा था, सोच था, वो सोचते थे ऐसा। रहन सहन कैसा था उनका? चावल, गेहूं, जौ हड़प्पा वासियों के मुख्य भोजन थे। सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। यहाँ के निवासी गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल, चावल की खेती करते थे। ये सब साक्ष्यों से मिला है। ऊंचे कंधे वाले बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, हाथी, ऊंट इनके पालतू पशु थे। अब क्वेश्चन में ये दे देगा कि उनके पास कौन से पालतू पशु नहीं थे, ऐसा भी क्वेश्चन बना के दे देगा। तो इतना डीप में वैसे पूछता नहीं, लेकिन पूछ भी सकता है। हार, कंगन, पाजे, पायल, बाली, अंगूठी उनके आभूषण थे। अब ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, मनका बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? तो चन्हू दड़ों से मिला है। कहाँ से मिला है? चन्हू दड़ों से मिला है। चन्हू दड़ो कहाँ पे है? सिंधु नदी के किनारे है, और ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। इसका 1931 में इसका जो है खोज हुआ था गोपाल मजूमदार के द्वारा, चन्नू दड़ों का। देवी देवता उनके कौन से थे? आगे पृष्ठ पर अभी देख सकते हैं। ये वाला फिगर, इसी की बात हो रही है। ये बाएं हाथ पर बनी मूर्ति को देखिए। संभवतः यह मिट्टी की मूर्ति उन लोगों के लिए देवी की मूर्ति थी। पत्थर के चौकोर पट्टे पर एक आकृति सिर पर भैंसे का चित्र है। उनके चारों तरफ जानवर बने हुए हैं, या कोई देवता रहे होंगे। संभवतः सिंधवासी इन देवताओं को मानकर पूजा करते थे। इसके अलावा कुछ मोहरों पर पीपल की पत्तियां मिली हैं, इसी की बात हो रही थी। ये यहाँ भी ये सब फिगर बने गए हैं जानवरों के चारों तरफ। पीपल की पत्तियां, सांप की आकृतियां भी बनी मिली हैं। शायद वो इन सब की पूजा करते थे। इन बातों का हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पक्की तरह से कह नहीं सकते। इतिहासकार के अनुसार सभ्यता की 4 मुख्य विशेषताएं थी हड़प्पा सभ्यता की। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मातृ शक्ति की उपासना, शिव की पूजा, वृक्ष पूजा और पशु पूजा। मातृ शक्ति की उपासना, शिव की पूजा, वृक्ष पूजा और पशु पूजा, ये इनकी 4 मुख्य विशेषताएं थी। काम धंधे क्या थे? उन्होंने भाला कैसे बनाया होगा? लोग पत्थर से औजार हथियार बना लेते थे, उन्हें धातु की चीजें बनाना क्यों शुरू किया? तो धातु की चीजें इसलिए बनाकर शुरू किया ताकि वो अधिक समय तक टिकाऊ रख सकें, मजबूत रहें, और जल्दी खराब नहीं होते। पत्थर टूट भी सकता है।
खुदाई में तांबे और कांसे की बनी हुई कुल्हाड़ी मिली है। दर्पण, आरी, कंघिया, उस्तरा मिले हैं। इसका मतलब है कि सिंधु घाटी के लोग जमीन में से धातु निकालने और उसे साफ कर तथा गलाकर बनाने से परिचित थे। तो कांसा कैसे बनाई जाती है? तांबा और जस्ता को मिलाकर, ये आपका एक रसायन विज्ञान का एक क्वेश्चन हो गया, केमिस्ट्री का। कांसा किससे बनता? तांबा और जस्ता से। तो ये इम्पोर्टेंट है। आश्चर्य की बात तो ये कि धातु की चीज़ें बनाने के साथ साथ लोग पत्थर के औजार भी बनाया करते थे। इसका कारण शायद ये था कि तांबा और कांसा जैसी धातुएं पत्थर की तुलना में ज़्यादा मजबूत नहीं थी। ये धातुएं हर जगह आसानी से मिल भी जा नहीं पाती थी, इसीलिए लोग कई औजार पहले की तरह ही पत्थर के बनाते रहे। कांसा और तांबा तो हमेशा मिल नहीं सकता था, इसलिए पत्थर के औजार उन्होंने बनाना जारी रखा। इस तार को खींचने के बैल का सिर हिलता है, यानी कि जो इस पर बैठेगा तार खींच लेगा, उसका सिर हिलेगा, बैल रुक जाएगा। इस प्रकार से बैलगाड़ी रुक गई। इसमें दो चीज छिपी हुई है। एक है पहिया और दूसरा है बैलगाड़ी। दो चीज छिपी हुई है। उस समय चक्के का इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी होने लगा था, इसलिए पहले की तुलना में बहुत अच्छे किस्म के बर्तन बनाए जाने लगे थे। इन चित्रों में दिख रही चीज़ों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पा के नगरों में बहुत से कारीगर रहते थे और अपनी ज़रूरत की चीज़ें, नगर के लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें सब जो है घर पर नहीं बनाते थे। अलग अलग चीज़ों के लिए बनाने वाले अलग अलग कारीगर थे। सभी लोग एक ही जगह नहीं बनाते थे, एक दूसरे से अदला बदली कर लेते थे। वो बर्तन कोई दूसरा बनाता था, ये मूर्तियाँ कुछ और। ये मोहनजोदड़ो से कांसे की मूर्ति बनी हुई मिली है। वस्तु विनिमय प्रणाली उस समय क्या था, चलता था। उस समय पैसे का प्रचलन था नहीं, रुपये पैसे का प्रयोग नहीं करता था, इसलिए लोग एक वस्तु को बदल करके दूसरे वस्तु से अपना अदला बदली कर लेते थे। हड़प्पा के नगर से पत्थर, हाथी दांत, धातु एवं मिट्टी की बनी वस्तुएं मिली हैं। कुछ विद्वान सोचते हैं कि ये वास्तव में व्यापारियों की मोहरें थीं। ये विभिन्न आकार की हैं। इन मोहरों पर आदमी की आकृतियां, कुछ पर जानवरों की, पौधों की और कुछ पर बर्तनों की आकृतियां बनी मिली हैं। व्यापारी जब एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजते थे तो सामान बांध कर उस पर गीली मिट्टी का छापते होंगे और गीली मिट्टी पर अपनी मुहर से छाप बना देते थे कि ये जो है भारत का जो है, ऐसे जो इसका ये चिन्ह होगा ईरान का, और कह सकते हैं कि यूरोपियन कंट्री का, ईरान का, अलग अलग सबका व्यापार होता था। कुछ ना कुछ उस पर निशान बना देते थे कि हमारे देश की खासियत ये है, हम इस पर ये लेप बनाएंगे। तौल और माप के लिए बटखरे पैमाने का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया कहाँ था? इराक में था। और इन दोनों इराक और हड़प्पा के नगरों के बीच व्यापार होता था, इससे ये पता लगाया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार सुंदर और नई नई चीज़ें मिल जाती हैं। विचारों का आदान प्रदान होता है व्यापार करने से एक देश से दूसरे देश में। उनके संस्कृति का पता चलता है, उनका पहनावा क्या है, वो लोग खाते पीते क्या हैं। जब दूसरे लोग आए जाएंगे तो पता चलेगा ना कि क्या पहनते हैं, क्या बोली है, क्या भाषा है। अतिरिक्त उत्पादन से ही व्यापार संभव है। उनकी लिखावट कैसी थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। संकेत के रूप में लेख लिखे हैं जिससे उनके अक्षर चित्रात्मक जैसे लगते हैं, आज भी नहीं पढ़ पाए हैं।
इसलिए हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखते हैं, यानी कि जिसको पढ़ा नहीं जा सका है। खुदाई से मिले अवशेषों के आधार पर ही हम इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हड़प्पा संस्कृति के लोथल क्षेत्र में बंदरगाह के अवशेषों से पता चलता है कि ये लोग नदी या समुद्र से व्यापार करते थे। लोथल इनका क्या था? पत्तन था, बंदरगाह था, गोदी था। मुहरे तथा गोदामों के भी अवशेष मिले हैं। नगर निर्माण योजना के साथ साथ अन्य विशेषताओं के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसकी शासन व्यवस्था काफी सुदृढ़ रही होगी। युद्ध संबंधी अस्त्र शस्त्रों के न मिलने से ये कहा जा सकता है कि राज्य में शांति और सुव्यवस्था थी। अब ये नगर खत्म कैसे हो गए? 4-5 हजार साल पहले हड़प्पा में नगर बने हुए थे। ये नगर लगभग 1000 साल पहले 1000 साल तक बने रहे, फिर किसी कारण से नष्ट हो गए। अब वो नष्ट क्या हो गए ये कोई फिक्स कहा नहीं जा सकता है। बाढ़ आ सकता है, भूकंप आ सकता है, महामारी आ सकता है, या किसी ने आक्रमण किया हो, या आग लग गई हो, या फिर आर्य लोग आ गए और आक्रमण हुआ हो, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि मैक्सिमम यही कहा जा सकता है कि बाढ़ हुआ होगा या फिर कि किसी ने आक्रमण किया होगा। ये दोनों में से ज़्यादा कहा जा सकता है। नगर निर्माण कला का विकास इस सभ्यता की विशिष्ट देन है। यहाँ के लोगों ने घर बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग किया। पानी निकास और नालियों की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता वासियों ने किया। इस सभ्यता के नगरों खत्म होने के बाद कई 100 सालों तक भारत में कोई नगर नहीं बसा। अच्छा, ये भी जानिए कि वो शांति प्रिय थे लोग। लड़ाई के अस्त्र शस्त्र नहीं मिले हैं, बहुत कम ही संख्या में मिले हैं। वो जो औजार बनाते थे वो लोग शिकार करने के लिए बनाते थे, लड़ाई करने के लिए नहीं। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। हड़प्पा सभ्यता की सभ्यता कैसी थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता की जो सभ्यता थी वो भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। सबसे पहले कपास उत्पादन का श्रेय हड़प्पा सभ्यता के लोगों को है। हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती कपड़ों का प्रयोग करते थे। क्या बात है! लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती थी, ऐसे। चलो ठीक है, आज की तरीके से लिखी जाती थी उस समय, लेकिन जब आज लिखी जाती तो एक लाइन खत्म हो गया तो फिर यहीं से लिखते हो ना, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। एक लाइन जब ऐसे खत्म हो गई, एक लाइन जब ऐसे खत्म हो गई तो वो लोग इस तरफ से लिखते थे, यानी कि बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं। कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली दी गई यहाँ पे। सभ्यता क्या है? मानव सभ्यता कहा जाता है जो अपने जीवन के तरीके बदल लेता है और पुराने रीति रिवाजों से आधुनिक रीति रिवाजों को अपनाकर नई स्थिति में पदार्पण करता है। जैसे पहले कपड़े नहीं पहनते थे, मानव ने कपड़े पहनना शुरू कर दिया। पहले शिकार पर निर्भर थे, भोजन करने लगे, अब अनाज उपजाने लगे। तो ये सब क्या है? यही सभ्यता है, जो कि पुरानी सोच को त्याग करके नई सोच अपनाने लगे। योजना क्या? किसी कार्यक्रम को संपन्न करने से पूर्व उसकी एक रूपरेखा तैयार करना। कोई काम करते हो तो उसकी एक रूपरेखा बनाते हो ना, कि हमको इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, क्या करनी है, कैसे करनी है, इस दिन में इतना पढ़ना है ताकि हमारा 1 मंथ 2 महीने ये 6 महीने के अंदर इस चीज़ हमको ख़त्म करनी है, हमको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। व्यापार कैसे क्या होता? उत्पादित वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजकर लाभ कमाने के उद्देश्य से और उत्पादन में और अधिक वृद्धि हो सके। शताब्दी क्या होता था? 100 वर्ष के समय को शताब्दी कहते हैं। जैसे 2002 को 21वीं शताब्दी कहेंगे, 20वीं नहीं कहेंगे। 20 तो कह सकते हैं कि पूरा हो गया। अब 21वीं शताब्दी में जब 2 साल हुआ या 1 साल हुआ, जो ये स्टार्ट हो गया, तो उसी को 21वीं शताब्दी कहते हैं। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि मिस्र मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये पार्ट। मिस्र की सभ्यता इधर पड़ेगा। चीन की सभ्यता ये है। सिंधु घाटी की सभ्यता ये।
क्रीट की सभ्यता अभी आगे हम बताते हैं आपको। मेसोपोटामिया की सभ्यता कब थी? 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक। यह सभ्यता किस नदी के किनारे था? तो यह भी इम्पोर्टेंट है, दजला फरात नदी के किनारे था। उनके देवता कौन से थे? जिगूरत थे, यहाँ पे निवास करते थे, चढ़ के काफ़ी ऊपर जाना पड़ता था। लिपि चित्रात्मक थी, यानी कि ये तरीके आप देख सकते हैं, ये मछली है, ये बैल है, ये यहाँ से मंदिर में लोग चढ़ते हैं ऐसे ऐसे। और देवता कहाँ रहते थे? यहाँ पे। 21 मीटर ऊंचा था ये उस समय। मिस्र की सभ्यता देख लेते हैं। मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि मिस्र की सभ्यता किस नदी का वरदान है? तो नील नदी के वरदान है, क्योंकि नील नदी के किनारे ही मिस्र की सभ्यता बसी हुई है। शवों को संरक्षित करने और उनके शरीर पर नाइट्रोन नामक पदार्थ का लेप लगाकर उसे पतले और मुलायम कपड़े से ढक देते थे। इस प्रकार शरीर के क्या कहते हैं? मम्मी कहते हैं। इनको पिरामिड के अंदर रखा जाता था। जैसे ये पिरामिड मिस्र के राजाओं के मकबरे हैं। इनमें शवों के साथ साथ प्रयोग में आने वाली बहुमूल्य वस्तुओं को रखा जाता था। इन पिरामिडों की दीवारों पर कई प्रकार के सुंदर चित्र हैं, जिनसे मिस्र की सभ्यता से संबंधित कई जानकारी मिलती है। क्रीट की सभ्यता कहाँ पड़ती है? भूमध्य सागर के किनारे। यहाँ पे सुंदर चित्रकारी के कारण यहाँ के बर्तनों की दूसरे देशों में बहुत मांग थी। ये देखिए सुंदर चित्र बना हुआ है ये बर्तन पे। चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता हांगहो नदी के किनारे विकसित हुई। ये यहाँ पे सबसे पहले चीन में जो है साटन के कपड़े तथा बांस पर लिखना जो है शुरू हुआ। और कागज़ का आविष्कार भी कहाँ हुआ? चीन में। चीनी लोग कांस के बने बर्तनों में भोजन करते थे। ये कांसा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट कि कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ। साटन के कपड़े तथा बांस पर लिखने का जो है कहाँ शुरू हुआ? आविष्कार हुआ। इन्होंने हजारों साल तक 1200 साल तक कम से कम दबाए रखा, किसी को बताया ही नहीं कि हम कागज़ का खोज कर लिया है और हमने उस पर लिखते हैं। तो जब लिखने के लिए इन सब चीज़ों की कह सकते हैं, साटन के कपड़े या बांस की कह सकते हैं, या तो उस समय कोई आपदा आ गई, कुछ होगी, उनके उत्पादन नहीं हुआ होगा, तो कह सकते हैं कि कागज़ के जो है उस पर उन्होंने लिख के एक देश से दूसरे देश पे भेजा, तो लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। यहाँ पे देख सकते हो बांस की बनी चीनी की किताब है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ये सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, अर्ध नगरीय सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। मोहनजोदड़ो के नगर कैसे थे? आजकल के गाँवों की तरह टेढ़ी मेढ़ी गलियों की में, या एक निश्चित योजना के अनुसार? तो इसका हो जाएगा एक निश्चित योजना के अनुसार। रिक्त स्थान पर मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो मृतकों का टीला, हमने बताया आपको। रोपड़ भारत के पंजाब राज्य में, कालीबंगा राजस्थान में पाए जाते हैं। व्यापार इराक और सिंधु घाटी की सब शहरों के बीच में होता था। तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 था, जो कि आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप दोस्तों आपने इसको एंजॉय किया होगा। आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के बीच में शेयर करिए। हम इससे आपके लिए और भी अच्छा वीडियो लेकर आएंगे। थोड़ा शेयर करिए और ताकि हमारा भी मन लगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम आपके लिए और भी जो चैप्टर्स हैं वो हम लाते रहेंगे। आप चैनल के साथ बने रहिए।